फासिल एपिसोड 26। वो अब गुस्से से रोजीन की तरफ पलटा। रोजीन, आप क्यों लेकर आई इसे बाहर? जब मैंने मना किया था आपको, जितना भी कहे इनको बाहर नहीं लाना भी। रोजीन ने घबरा कर सर नीचे झुका लिया। इसका कोई कसूर नहीं, इस पर गुस्सा मत करें। मैं खुद बाहर आई हूँ। इतना क्यों चीख कर तमाशा कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा मुझे। जवेरा ने रोजीन की शर्मिंदगी पर फौरन रोब से वजाहत दी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। दान पीस गुस्सैली निगाह इस पर डाली, जिसकी जान अब बहुत अजीज थी। और रजीन, आप जब तक फरीद परमिशन नहीं देता, ये कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। फौरन इसे कमरे में लेकर आए। गुस्से में भारी होती आवाज में डांट कर कहा और फिर कदम दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अच्छी धौन से, जैसे मैं और मेरी हर सांस नवाब की गुलाम हो। वो इसकी पुश्त को गुस्से में घूरती और रोजीन की तरफ पलटी। रोजीन, सो सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से। मैम, कोई बात नहीं, बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई कि सर को यूं किसी एक रिश्ते के लिए फिक्रमंद होता देखकर। दरअसल वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। रोजीन ने बहम सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए कहा। नाक फुलाए आहिस्ते से हनकार भरा। चले अंदर चलते हैं। रोजीन ने हाथ के इशारे से चलने के लिए कहा। जब वो कमरे में पहुंची, दौरान वॉशरूम में था शायद। गुस्से से इस तरफ घूर कर देखती, पैर पटकती बेड पर आई और बैठ गई। यहाँ के डॉक्टर भी अजीब थे। 2 हफ्ते होने को आए थे, अब तक इतनी एहतियात को तंग आ गई थी। गुस्से से इस हसीन पिंजरे पर निगाह घुमाई जहां वो कैद होकर रह गई थी। अचानक से नाक में खारिश का एहसास हुआ और फिर आंखों में पानी इकट्ठा होने लगा। इसे छींक आ रही थी। जैसे ही दौरान वॉशरूम से बाहर निकला, वो पूरा मुंह खोले हुए थी। आखिर जवेरे की चीख पर पूरे कमरे में गूंजी थी। दौरान ड्रेसिंग रूम से नाइट ट्राउजर शर्ट से वेतन के अब सोफे की तरफ बढ़ रहा था, जब छींक की आवाज पर ठिठक कर रुका। मोहतरमा को एक छींक नहीं, एक साथ छींकें आ रही थी। वो अब दोनों हाथों से चेहरा ढांपे छींक रही थी। फिर बेहाल सी बेड की तरफ में लगे मेज पर से टिश्यू उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो निगाहें सामने गुस्से से घूरते दुरान पर पड़ी। जवेरा ने फौरन नजर होकर निगाहें चुराई। वो गुस्सेली मगर फिक्रमंद निगाहों से इसको घूर रहा था। जवेरा ने जबरदस्ती छींकों का गला घूंटा। इस अमल से आंखों पे पानी जमा होने लगा। छींकों से जान छूटी ही थी कि नाक से पानी बहने जैसा एहसास होने लगा। इसने फौरन टिश्यू को नाक के आगे रखा। कुछ देर इसको यूं ही घूरने के बाद वो इंटरकॉम की तरफ बढ़ा। इंटरकॉम उठाया, कान से लगाया, जबकि एक हाथ कमर पर धरा था। दिल तो चाह रहा था जवेरे की इस लापरवाही पर झाड़ कर रख दे। रोजीन के इंटरकॉम उठाने का इंतजार करता वो लब भेजे जब्त की कैफियत में खड़ा था। वो कनअखियों से बार बार इसकी तरफ देखती, खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश में थी। किताब उठाकर जल्दी से खोली, गोद में रखी और फिर सर इस पर झुका दिया। ओह मेरे अल्लाह! दुरान की बात सच हो गई। आज ही तो निकली थी मैं, और आज ही इसको जल्दी आना था। और इसके जल्दी आने और इसके यूं पकड़ लेने पर गुस्सा आ रहा था। रोजीन, 2 ब्लैक कॉफी भिजवा दे कमरे में अभी। दौरान इंटरकॉम की दूसरी तरफ रोजीन को कॉफी का हुक्म सादर कर रहा था। इंटरकॉम को वापस रखने के बाद वह टीवी ऑन करता हुआ सोफे पर बैठ गया। चेहरे पर तहन्नुस सख्ती कायम थी। जवेरिया अब खामोशी से बार बार टिश्यू से नाक को रगड़ रही थी। दिमाग की झिल्ली का इन्फेक्शन अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। लान में दौरान का गुस्सा बजा था। इसे गर्म कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए था। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज पर दौरान ने गर्दन मोड़ी। कम इन। रोजीन दरवाजा खोलकर ट्रॉली घसीटती कमरे में दाखिल हो रही थी। ट्रॉली पर कॉफी के मग और कुछ खाने के लाजुमात रखे हुए थे। वो कमरे के वस में ट्रॉली छोड़कर हाथ बांधे बाहर चले गई। दौरान ने ट्रॉली पर से कॉफी का एक मग उठाया और नंगे पांव चलता हुआ बेड के करीब आकर मग जवेरिया की तरफ बढ़ाया। वो सर नीचे किए मुसलसल नाक पर टिश्यू रखे आहिस्ते से साफ कर रही थी। मुझे ब्लैक कॉफी अच्छी नहीं लगती। चेहरा झुकाए घुट्टी आवाज में इनकार किया। जरूरी नहीं हर वो चीज जो हमारे लिए बेहतर हो वो हमें अच्छी भी लगे। रोब से कहता वो अब भी मग इसकी तरफ बढ़ाए हुए था। मैंने कभी नहीं पी। मुझे चाय, तुम्हारी जो हालत हो रही है इसलिए ये बहुत जरूरी है। चाय फिर कभी पी लेना। वो तो वैसे भी तुम्हें अपने हाथ की बनी पसंद है। इतना बोलने क्यों लगा है? जवेरिया ने बिना चेहरा ऊपर उठाए सराय से हाथ बढ़ाकर टिश्यू बॉक्स से अगला टिश्यू निकाला। दौरान ने इसके झुके सर को घूर कर देखा, फिर मग मेज पर रखकर इस पर झुका। मेरा ख्याल है मुझे मेडिसिन वाला ही तरीका। इसके स्कार्फ की तरफ हाथ बढ़ाते अब इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि जवेरिया ने बरक कर सर ऊपर उठाया। पीछे हटे, पी रही हूं मैं। तेजी से हाथ बढ़ाकर मेज पर से मग को उठाया और दोनों हाथों के दरमियान में झगड़ लिया। वो अब भी सर पर खड़ा था, शायद इसके घूंट भरने का इंतजार था। अजीब इंसान है, अब क्या कॉफी पिलाने के लिए भी हाथ बांध देगा? पेशानी पर नागवारी से बल डाले, मग के किनारों को लवों से लगाया और घूंट भरा। कॉफी सही ब्लैक और कड़वी थी।
हल्क तक कड़वा हुआ, बेतहाशा बुरी शक्ल बनाई। इसने वाकई पहले कभी ब्लैक कॉफी नहीं पी थी। जिंदगी में पहले इतनी करवाहटें थी, इनमें एक और इजाफा कॉफी का कर लेती। हरगिज नहीं। दुरान अब ट्रॉली पर से अपना मग उठाए सोफे के जानब जा रहा था। वैसे एक दफा सुनैना की जिद पर इसमें कॉफी चखी जरूर थी, लेकिन वो इतनी कड़वी तो नहीं थी जितनी कड़वी ये थी। अगला घूंट भर कर दुरान की तरफ देखा, जो बड़े मजे से टीवी स्क्रीन पर निगाहें जमाए कॉफी पी रहा था। इसे तो मतली जैसा एहसास हो रहा था। वो कैसे आराम से घूंट पर घूंट ले रहा था। अब समझ आया, इसके करवाहट में भी इसलिए कमी नहीं आती। इतनी कड़वी कॉफी जो पीता है। बदमजा सूरत बनाए सोचा। एक जोर नजर दुरान पर डाली और मग को मेज पर रखने के लिए बाजू लंबा किया। कॉफी का एक घूंट भी नहीं बचना चाहिए। दुरान की बारोब आवाज गूंजी। इसका हाथ रुका और बेबसी से वापस मग को मुंह तक ले गया। क्या मुसीबत थी? क्या वो किसी जेल में थी? नहीं, इसकी कैद में। लेकिन क्यों मैं इसकी कैद में थी? वो खुद से ही सवाल करती उलझ कर रह गई। जल्दी से बाकी कॉफी हल्क में जहर मारकर उंडेली और मुंह बसूरते हुए मग वापस मेज पर रखा। दुरान के पलट कर देखने पर नखुवत से नाक भेंचे मग उठा के उल्टा किया। इसका अंदाज ऐसे था कि वो बेसाख्ता हंस दिया। नहीं, वो हंसता है। इनफैक्ट इसकी हंसी बहुत खूबसूरत है। अटल की बात कर सहन में गूंज गई और दुरान की हंसी देखकर धड़कते दिल ने अटल की बात की तस्दीक की। वो बिना आवाज मगर मुकम्मल हंसा था। दिलशोभा इसकी तरह इसकी हंसी भी मुकम्मल हुस्न रखती थी। दिल जो इसकी हंसी पर अपना सारा गुस्सा त्याग देने को तैयार बैठा था, बड़ी मुश्किल से इसे काबू में करती वो नजरें किताब पर झुका गई थी। कुछ देर दुरान की निगाहें खुद पर महसूस हुई, लेकिन फिर वो टीवी की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। कराची की शफाफ सुबह इस पोश इलाके में बने घरों को रोशन किए हुए थी। तारकोल में लिपटी कुशादा सड़क पर बनी ये खूबसूरत बंगलों की कतार में से एक बंगले में बर्फ की कुमकुम की लटकती लड़ियां सुबह की रोशनी में मध्यम होकर जल रही थी। बर्फ की कुमकुम की ये लटकती लड़ियां सुबह की रोशनी में मध्यम होकर जल रही थी। असफन मलक और रूबी के अमेरिका शिफ्ट हो जाने के बाद और दुरान की बढ़ती दौलत की रेल पेल ने मलक हाउस के बाकी मकीनों की जिंदगी भी बदल कर रख दी थी। कहाँ वो मतवस्त तबके के रहायशी इलाके में बिना पुसीदा दीवार वाले मलक हाउस, और कहाँ अब ये पोश इलाके में बना शानदार चमचमाता बंगला जिसमें फायका और सोनिया राहत के साथ रहती थी। इस बंगले की ऊपरी मंजिल के खूबसूरत कमरे में इस वक्त उस जदीद तर्ज के सिंगर मेज के आगे खड़ी अपने कमर तक आते भूरे सुनहरी बालों को समेट रही थी। मेहंदी रंगे हाथ जोड़े से उलझ रहे थे। अनाबी रंग का रेशमी जोड़ा इसकी खूबसूरत वजूद पर दमक रहा था। गुजरते सालों ने सरबीना के हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज पर इसने निगाहें शीशे के अक्स में डाली। बुरहान टावल से गीले बाल रगड़ता हुआ बाहर आ रहा था। शादी के बाद आज दूसरी सुबह थी जिसमें वो खुशबाश अपनी जिंदगी के नए सफर की डगर पर सरशाब बुरहान को मोहब्बत से देख रही थी। अमेरिका से सिर्फ असफर मलक और रूबी ही बुरहान के साथ पाकिस्तान आए थे। असफर मलक का दुरान से बात करना था कि इसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे इन्होंने सोचा था। दुरान ने बुरहान को मार्लिन से शादी के बाद दुरांग मुलाज में रखने से इनकार कर दिया था। दुरान की इस हुक्म पर हार्वी और ब्रोस को अपना सारा मंसूबा तब्दील करना पड़ा और अब की बार सारी प्लानिंग करने वाला बुरहान खुद था। फिंगर मेज के सामने खड़ी सरबीना ही अब वो चौथा नफूस थी जिसे वो अपने सारे मंसूबे में शामिल करने वाला था। बुरहान ने टावल को गले में डाला और मुस्कुराते हुए कदम सिंगर मेज की तरफ बढ़ा दिए। दुरान के ठुकरा देने के बाद इसे मोहब्बत से सिमट लेने वाला बुरहान ही था। 7 सालों में जहां वो बुरहान की मोहब्बत के साथ अपने दिल को बांध चुकी थी, वहां दुरान के लिए नफरत को भी बढ़ा चुकी थी। बुरहान ने मोहब्बत से इसे दोनों कंधों से थाम कर करीब किया। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, संजीदगी से कहता। आज दूसरे ही दिन वो सरबीना को सारी हकीकत से आगाह करना चाहता था। वो सिंगर में से कमर टिकाई इसकी तरफ देख रही थी। बुरहान को यूं संजीदा देखकर आंखों में मोहब्बत की जगह तजस्सुस ने ली। तुमने पूछा ही नहीं, यूं अचानक तुम्हारे एग्जाम से पहले ही शादी क्यों कर ली मैंने? वो सपाट लहजे में पूछ रहा था। सरबीना के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। 2 दिन से चहकते बुरहान को आज यूं संजीदा देखकर वो उलझ गई थी। करनी तो थी ही, बस ये मेरी पढ़ाई चढ़वाने पर मुझे दुख हुआ। मगर मम्मा भी यही चाहती थी और खाला भी, तो बस फिर राजी हो गई। मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आयस्की से जवाब देते हुए इसने उलझ कर बुरहान के पुरतजस्सुस अंदाज पर सवाल दागा। वो यूं पुरसरायत क्यों जाहिर कर रहा था? लेकिन मुझे तुम्हें यह बताना है कि मैंने ये शादी जल्दी किसी मकसद के तहत की है। बुरहान ने लब भेंचे लफ्जों पर जोर देते हुए तमीमी बात दी। कैसा मकसद? न समझी जाहिर करते हुए सर को जनच थी। बुरहान ने आहिस्ते से इसके कंधों पर से हाथ उठाए और इसके दाएं हाथ को अपने दोनों हथेली की गिरफ्त में लिया।
तुम्हें पता है ना कि मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन जब तुम्हारी निस्बत दुरान से तय हुई तो खामोशी से पीछे हट गया था। जानती हूँ, बता चुके हैं आप ये सब पहले भी, लेकिन अब ये सब बातें करने का क्या फ़ायदा? हमारी शादी हो गई है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, हमें भी खुश रहना है। सरबीना ने उलझकर पेशानी पर बड़े शिकन मज़ीद गहरे किए। बुरहान के इस पुरस्रार से अंदाज़ पर दिल वसवसे से मिटने लगा था। हाँ, खुश तो रहना है और मैं तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दूँगा, लेकिन क्या तुम दुरान की दी हुई सारी तकलीफ़ें भुला चुकी हो? बुरहान ने भुएं खट्टे किए, अजीब सा सवाल किया तो इसने उलझी निगाहों के साथ हैरत जाहिर करते हुए इसकी जानब देखा। देखो ना, मैं तो कुछ नहीं भूला। मेरी ये चोट का निशान, मेरे बचपन की वो बेबसी जब वो बात बात पर मुझे पकड़कर मारता था, और सबसे बढ़कर मेरे बाबा की मोहब्बत जो इसने छीन ली। वो अपने पेशाने पर कट के निशान पर हाथ रखते हुए नफरत अमेज लहजे में दुरान का एक बाद दूसरा जुल्म गिनवा रहा था। इसी तरह तुम्हें जो तकलीफ दी, पूरे खानदान में तुम्हें रसवा होता छोड़कर खुद भाग गया। वो साकन खड़ी थी, वो ना समझी से अपनी तरफ देखते सरबीना की आंखों में देखते हुए दुरान के लिए दिल में मौजूद सारी भड़ास निकाल रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था वो इसके जख्मों को भी कुरेद रहा है। 2 साल बाद आया तो दादी को मार दिया। असमत फुप्पो अभी तक अपने भाई से मिलने को तरसती हैं। बोलो, क्या तुम सब भूल गई हो? वो खामोश खड़ी थी। बुरहान का ये अंदाज, इसके सवाल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चंद सेकंड की खामोशी थी, जैसे इसके सपाट लहजे ने खत्म किया। नहीं, कुछ भी नहीं भूली, लेकिन अब भी इन सब बातों का क्या फायदा? वो इतना बड़ा आदमी बन गया है। कोई बड़ा आदमी नहीं बना, घटिया आदमी बन गया है। बुरहान ने बेदर्दी से दांती से, तुम्हें पता है जिस लड़की से शादी की है इसने, वो किसी जिस्म फरोशी करने वाली गिरोह की रुकन थी। वहां से भगा कर लाया है इसे और छुपा कर कड़ी सिक्योरिटी में रखा हुआ है। क्या? तुम्हें कैसे पता इस सब का? इस हैरत अंगेज इंकशाफ पर सबीना की पूरी आंखें और मुंह एक साथ खुल गया। वो फटी फटी आंखों से बुरहान की तरफ बेयकीनी से देख रही थी। इसने जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये सब गुल खिलाए हैं, इसके प्रोड्यूसर ने बताया है मुझे। बेचारा इस प्रोस्टिट्यूट ग्रुप के हाथों फंसा हुआ है। वो इसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस को लेकर इसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो दुरान के साथ भागी हुई लड़की को वापस लेना चाहता है, जिसे दुरान अपनी बीवी बनाकर घर में बैठा है। बुरहान एक के बाद दूसरा बम फोड़ रहा था और सरबीना बिना पलके झपके सुन रही थी। फटी फटी आंखों से इसमें थूक निकला। बात तो बहुत हैरत की है, लेकिन हनी इस सब का हमारी शादी से क्या ताल्लुक है? ये तो इनका आपसी मामला है ना। सरबीना अब दुरान के इस फेल की हैरत से बाहर आकर तफ्शीशी निगाहों से बुरहान को घूर रही थी। बुरहान ने गहरी सांस ली। यही तो जान मेरी, ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है, और वो ये है कि इस फिल्म प्रोड्यूसर की इस काम में मदद करना चाहता हूँ। इसकी मदद हो जाएगी और दुरान से बदला भी ले लिया जाएगा, और इस सब में तुम भी साथ दोगे। बुरहान की बात पर वो जो अभी खड़ी थी घबरा कर इसकी तरफ देखा। बुरहान ने फौरन तसल्ली के लिए हाथ थामा। परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें बस किसी तरह धोखे से इस लड़की को इनके हवाले करना होगा। देखो, इस लड़की की असल जगह वही है जहां से वो आई है। वो बड़ी चालाकी से इसे ना सिर्फ अपने लायल अमल से आगाह कर रहा था, बल्कि कायल भी कर रहा था, जबकि सरबीना बेयकीनी और उलझन से इसकी तरफ देख रही थी। दोगी ना साथ? दुरान से अपनी अजियत का बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। वो अब सरबीना के कंधों को हिलाते हुए पूछ रहा था। बोलो, दोगी साथ? इसकी खामोशी का दौरानिया बढ़ते देखकर बड़ी मोहब्बत से फिर पूछा। वो लब कुचल रही थी। अजीब सी सिचुएशन थी, लेकिन सामने खड़ा शख्स भला इससे क्यों झूठ बोलेगा? सरबीना ने आस्की से सर इस तनाव में हिलाया तो वो एकदम से पुरजोश होकर इसे गले लगा गया। आई लव यू, मैं जानता था तुम मेरा साथ दोगी। बस तुम इस बात को मेरे और अपने दरमियान राज रखोगी। वो बाहों के गिरफ्त को मजबूर करता इसके कान में सरगोशी कर रहा था, और वो वाकई अपनी पिछली अजियत को दोहराकर जख्मों को ताज़ा कर रही थी। सफेद टी-शर्ट और नीली जींस में मलबूस हसास पर शास अटल, गाड़ी के स्टीयरिंग पर उंगलियां टपटपाता बार बार बेकरी के बंद दरवाजे की तरफ देख रहा था। बेकरी के इर्द गिर्द और सड़क पर सफेद बर्फ रुई के गालों की तरह गिर रही थी। जैसिका ने इसके जैसिका ने इस दिन के बाद आज इसे फोन किया था और मिलने के लिए बुलाया था। वो और दुरान तो अपनी तरफ से जैसिका वाले मामले को खत्म कर चुके थे, लेकिन आज इसकी कॉल ने तजस्सुस में डाल दिया। दुरान से इजाजत लेने के बाद वो मंगोलिया बेकरी के सामने कार में बैठा पिछले 15 मिनट से इसका इंतजार कर रहा था। 15 मिनट और 10 सेकंड के इंतजार के बाद वो बेकरी से बाहर निकलती हुई नजर आई। स्याह लंबे कोट और ग्रे गर्म स्कार्फ को गर्दन के गिर लिपटे, सुनहरी बालों को कंधे पर बिखेरे, वो अटल को देखने के बाद अब कार की तरफ बढ़ रही थी। कार के पास आकर बड़े इत्तेमाद से दरवाजा खोला और फ्रंट सीट पर अटल के साथ विराजमान हुई। हेलो,
اٹل نے بشائے سے دوستانہ انداز میں کہا جبکہ وہ اپنے گلے کے گرد اسکارف کو اتار رہی تھی۔ اس کے گال اور ناک ٹھنڈ سے سرخ ہو رہے تھے۔ آج صبح سے ہلکی برف باری نے درجہ حرارت کم کر رکھا تھا۔ باہر کی ٹھنڈک کے باعث اس کے منہ سے اب بھی بھاپ نکل رہی تھی۔ ہائے کیسے ہو؟ خوشگوار موڈ میں جواب دیتی وہ اسکارف کو گود میں دھر کر اٹل کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہینڈسم، مسکراہٹ دبا کر شرارے سے جواب دیا۔ اٹل کے برساسا جواب پر ایک دم سے اس کی خوشگواریت غصے میں تبدیل ہوئی۔ خوش فہمی، فہم کی بات فہم والوں کو سمجھ آتی ہے میڈم۔ خیر، بریک اپ کرنے کے بعد کیوں یاد کیا مجھے؟ اٹل نے بڑے انداز میں پہلو بدل کر رخ اس کی طرف موڑا۔ وہ جو ہینڈسم کی بات پر تپی بیٹھی تھی، بریک اپ کے لفظ پر اس کے گال اور پھول گئے۔ نیک کے دھوکے کے بعد لڑکوں کے اس لب و لہجے پر اسے غصہ آنے لگا تھا۔ شٹ اپ، سنجیدہ نہیں ہوتے کیا کبھی تم؟ ہوتا ہوں، کیوں نہیں ہوتا؟ تم ہاں کر کے تو دیکھو۔ اٹل کے سنجیدگی سے جواب دینے پر وہ چڑ کر دانت پیس گئی۔ دوران کے ڈالے پنگے میں اب اسے مزہ آنے لگا تھا۔ جیسیکا چڑتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ پاگل مت کرو مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ وہ جھنجھلا کر دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا گئی جبکہ اٹل کا اگلا رد عمل مزید خوف میں ڈال گیا۔ میں تو یہ سن کر ہی خوش ہوں کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے اور وہ بھی ضروری۔ واؤ، جوش سے بتی سے نکالے کہا۔ او جیزیز، کچھ اٹھا کر مار دوں گی تمہارے سر میں۔ جیسیکا نے کچھ ڈھونڈے کے انداز میں ارد گرد دیکھا۔ مار تو پہلے ہی چکی ہوں، زندہ لاش ہوں بس۔ اٹل نے ہاتھ سینے پر رکھا۔ جیسیکا نے ضبط کے انداز میں سانس اندر انڈیلی اور بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑیستی سنجیدہ ہوئی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کس سلسلے میں؟ اٹل نے پوری گفتگو میں پہلی بار سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے ابرو چڑھائے۔ دراصل میں 2 سال سے ایک بات کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ مجھے کوئی شخص مدد کر رہا ہے، وہ ہر مہینے بہت سارے پیسے دیتا ہے مجھے۔ اس کی بات پر اندر سے سپٹا کر بمشکل اٹل نے اپنی حالت پر قابو پایا اور چہرے کا رنگ چھپانے کے لیے بلند و بانگ کہکا لگایا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ پاگل ہو تم کیا؟ وہ اٹل کو یوں بنا بریک کے ہنستا دیکھ کر مزید جھنجھلا گئی۔ پاگل تو تم مجھے لگ رہی ہو۔ پہلی دفعہ کسی کو پیسے ملنے پر پریشان دیکھا ہے۔ دنیا میں لوگ پیسے نہ ملنے پر پریشان ہوتے ہیں۔ اپنی ہنسی پر قابو پاتا بمشکل وہ اپنی بات کہہ رہا تھا۔ جیسیکا نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ دانت پیسے۔ دیکھو، میں نے تمہیں یہاں اپنا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بلوایا ہے۔ مجھے تم ایک ایماندار اور سلجھے ہوئے انسان لگے۔ کیا واقعی؟ پھر سے کہو، کیا لگا میں تمہیں؟ بچوں کی طرح پلکیں پھڑپڑائی۔ جیسیکا نے بدمزہ کی صورت بنائے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ عجیب چپکو شخص تھا لیکن ایماندار اور مخلص تھا۔ تھوک نکل کر وہ پھر سے سیدھی ہوئی۔ دیکھو، مجھے تمہاری مدد چاہیے، مجھے اس شخص کو پکڑنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں ملائے وہ بڑے پرعزم انداز میں اٹل سے دوران کو پکڑنے کی بات کر رہی تھی۔ ارے بھائی، کیوں پکڑنا ہے؟ بیچارہ مدد ہی تو کر رہا ہے۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس کی بات کی ترتیب کی۔ بھلا وہ اب دوران کو پکڑنے میں اس کی کیا مدد کرتا؟ لیکن کیوں کر رہا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے اس کی مدد۔ میں پریشان ہوں اس بات کو لے کر۔ آخر کوئی کیوں اس طرح میری مدد کر رہا ہے؟ مطلب 2 سال ہو گئے ہیں، بلا جواز کوئی کسی کو اتنے پیسے کیوں بھیجتا ہے؟ ہاں، ویسے سوچنے والی بات ہے۔ کوئی بہت ہی شاندار شخص لگتا ہے۔ اٹل نے لبوں کو رشک سے باہر نکالتے ہوئے تعریف کی۔ شاندار ہے یا پاگل ہے؟ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، مجھے اسے پکڑنا ہے اور تمہیں میری مدد کرنا ہوگا۔ بڑے وثوق سے کہتی وہ اٹل کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو بہت برا پھنسا تھا۔ بیچارگی کی آخری انتہا پر سر استناب میں ہلا دیا۔ وہ خوشی سے مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ اٹل نے زبردستی لبوں پہ مسکراہٹ سجائے سر ہلایا۔ ساری شوخی ہوا ہوئی۔ اب یہ کیا گیم تھا؟ غصہ دوران پر آ رہا تھا۔ جیسیکا سے بڑے رازدارانہ انداز میں سارا کچھ بتا رہی تھی کہ کیسے اسے بیکری میں ہر مہینے پیکٹ وصول ہوتے تھے اور سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انجان بن کر سر ہلا رہا تھا۔ بریولی ہلز میں چند دن کی مسلسل برف باری کے بعد آج سورج میں ہلکی سی جھلک دکھائی تھی۔ دوران ولیس کے اس خوبصورت کمرے میں موجود شیشے کی دیوار کے پردے آج کتنے دن بعد ہٹے تھے۔ جویرہ کی طبیعت اب بہت بہتر ہو گئی تھی۔ فرید نے دوا نہ لینے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ دوپہر کے 2 بجے وہ بیڈ کے بائیں طرف دیوار کے قریب فرش پر سفید میکسی اور گرے سکارف کو سر پر اوڑھے جا نماز پر بیٹھی تھی۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے جن کو وہ دعا مانگنے کے بعد بھی بلا جواز اٹھائے ہوئے تھی۔ وجہ دوران ملک تھا جس کا بالکل بدلہ رویہ اور آنکھوں سے جھلکتی بے پناہ محبت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ کچھ دن تو وہ اس کو اپنا وہم سمجھتی رہی لیکن دوران اسے چھپ چھپ کر دیکھتا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد جب وہ اسے بیڈ پر لیٹنے کا کہتی تو وہ بیڈ پر آ کر سوتا نہیں تھا بلکہ اسے نماز پڑھتے قرآن پڑھتے دیکھتا رہتا تھا۔ جیسے ہی جویرہ متوجہ ہوتی وہ آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ اس کا ذہن کبھی کسی کی آنکھوں کو غلط پڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔
لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مطلب دوران ملک، دوران کو اس سے محبت ہو گئی تھی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بار بار اپنے ذہن کو جھٹلا رہی تھی۔ ہلکی سی دستک کے بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے ہاتھوں کو آہستگی سے چہرے پر پھیرا اور سیدھی ہوئی۔ سربینا اور روزین مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ روزین کے بازو پر بہت سے کپڑے تھے جو ہینگر سمیت لٹک رہے تھے۔ سربینا گولڈن جوڑے میں نیک سیک سے تیار ہوئی، حسن کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ سربینا اور برہان کی شادی کے بعد انہیں امریکہ واپس آئے 3 دن ہو چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں سربینا نے دوران بلیس کے ماحول کو بدل کر رکھ دیا۔ خاموش دوران بلیس اب کہکوں کے جلت رنگ میں گونجنے لگا تھا۔ برہان کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے سربینا نے ایک دن میں ہی جویریہ کے ساتھ رہم سہم اس قدر بڑھا لیے تھے کہ آج وہ بڑی بے تکلفی سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ آج شام کو دوران نے اس کے اور برہان کے لیے ایک بہت شاندار ریسیپشن پارٹی کا اہتمام کیا تھا، اور اب بھی دوران باہر اسی پارٹی کے انتظامات دیکھنے کے لیے لان میں موجود تھا۔ کیسی ہیں بھابی؟ بے تکلفی سے مسکراتی اب وہ بیڈ کے پاس جویریہ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بہت اپنائیت دکھا رہی تھی۔ اسے بھابی کہنا، محبت جتانا، جویریہ کے لیے یہ سب خوشگوار تبدیلی تھی۔ اسے وہ بہت اچھی لگی تھی۔ روبی سے جھجک کے باعث وہ کمرے سے بہت کم نکلتی تھی، لیکن ان دنوں میں سربینا نے اس کی وہ جھجک بھی ختم کر دی تھی۔ ٹھیک ہوں، آؤ، کھڑی کیوں ہو؟ اور یہ سب؟ محبت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور نماز صورت بند اسکارف کو چہرے کے گرد سے اتارتے ہوئے روزین کے بازو پر لٹکتے جوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کچھ فینسی ڈریسز ہیں، آپ کے لیے لائی ہوں۔ روزین کے ہاتھ میں پکڑے جوڑوں کی طرف اشارے کرتے ہوئے بڑی محبت سے جواب دیا۔ پریشان نہ ہو، وہ دراصل رات کو ریسیپشن پر تھیم پاکستانی ڈریسز کا ہے، تو مجھے روزین سے پتا چلا کہ آپ کے پاس تو کوئی پاکستانی ڈریس نہیں ہے۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔